Hello friends, welcome to IAS Kida. So in this video, we are going to do brief analysis of CSE mains essay paper which has been asked in this year mains. So basically अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं essay पेपर का, तो इस साल का पेपर है 2022 का और ये हमारा पेपर है 2021 मेंस का। तो अगर आप देखें कि 2021 से जो यूपीएससी का जो मेथड है क्वेश्चन आस्किंग का, वो फोकस हो गया है फिलोसफिकल एसे पर और एब्स्ट्रैक्ट एसे पर। अगर हम इस साल का जो टॉपिक है उसकी बात करें तो जनरली आपको पता है कि दो सेक्शंस होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, और हर एक सेक्शन में चार टॉपिक्स दिए होते हैं और हर एक सेक्शन से आपको एक एसे चूज करना पड़ता है और एक एसे जो है वो होता है 125 मार्क्स का। 2013 तक हमें सिर्फ एक एसे लिखना होता था, लेकिन सिंस 2014 यूपीएससी हैज चेंज्ड इट्स पैटर्न एंड नाउ वी हैव टू राइट 2 essays in approx 1000 to 1200 words in 3 hours, right? And they give 8 topics now, and they have divided these 8 topics in 2 sections, in which from each section you have to choose one topic, right? So if you see the topics, अगर आप देखते हैं कि किस तरह का टॉपिक है, अगर इस बार का आप एनालिसिस करें तो जो सेक्शन ए से जो टॉपिक थे वो थे फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस, पोइट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेgislators of the world, history is a series of victories won by scientific man over romantic man, a ship in harbor is safe but that is not what ship is for. सेक्शन बी में जो टॉपिक्स थे, द टाइम इज टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग, यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, अ स्माइल is the chosen vehicle for all ambiguities, and just because you have a choice it does not mean that any of them has to be right. तो ये जो टॉपिक्स हैं ये इतने एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स हैं कि पर्टिकुलरली कोई किसी पर्टिकुलर ऑप्शनल को कोई स्पेसिफिक एडवांटेज है नहीं। कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने फ़िलॉसफी पढ़ा है तो मुझे बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा, और ये नहीं कह सकता है कि चलो मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो मैं तो इसमें मतलब बहुत अच्छा लिख लूँगा, या फिर अगर किसी का ऑप्शनल लेट्स से कि मैथमेटिक्स है तो ये नहीं कह सकता है कि मैं ये पेपर मतलब मैं ऐसे पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरी राइटिंग स्किल और जो भी जिस तरह का ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसका जो एनालिटिकल स्किल है वो अच्छा नहीं है। सो these topics are very abstract or it is quite confusing, right? So आखिर ऐसा यूपीएससी पेपर बना क्यों रहा है? सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि why यूपीएससी is giving such kind of abstract topics? Essay paper constitutes of 250 marks. Its weightage is as much as to any GS paper, and even if you see, its weightage is more than any of the GS paper. Why? Because in essay you can score up to 140, right? 140, 130 you can score, but in GS paper above 100, any marks above 100 is very good. So in the overall total, the weightage of essay paper is a determining factor that whether you are going to be in the final list or not. So essay paper काफ़ी important है। तो आखिर यूपीएससी ऐसा क्यों कर रहा है? तो यूपीएससी मतलब what I can understand is that यूपीएससी wants to check depth of your understanding. उनका फोकस है कि आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, किस तरह से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, rather than just cramming out facts, articles, सुप्रीम कोर्ट केसेस, डेटा। उनका जो फोकस है कि हाउ यू कैन मतलब ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, हाउ यू कैन थिंक ओवर अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो बेसिकली यूपीएससी जो है वो ऐसे पेपर जो इंक्लूड उन्होंने किया है उसका बेसिक जो टीनेंट्स है कि जो एस्पिरेंट्स हैं वो एक तो इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करें और साथ ही साथ उसको ऑर्गेनाइज करें।
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐसे पेपर से यूपीएससी आपके दो स्किल्स को चेक कर रहा है. फर्स्ट इज दैट हाउ यू आर सिंथेसाइजिंग इंफॉर्मेशन. इट मीन्स दैट हाउ डाइवर्स यू कैन थिंक, हाउ डीपली यू कैन थिंक, एंड हाउ कि आप चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो इससे आपका पता चलता है कि आप कितने मल्टी डायमेंशनल वे में थिंक कर सकते हैं. क्योंकि एज अ सिविल सर्वेंट आपको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर नहीं सोचना पड़ेगा, आपको डिफरेंट फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं. तो लेट्स से इफ़ यू आर मेकिंग अ पॉलिसी ऑन लेट्स से पॉवर्टी इरेडिकेशन, तो आपको हर चीज़ देखना पड़ेगा. कास्ट एंगल देखना पड़ेगा, रिलीजन एंगल देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक एंगल देखना पड़ेगा, सोशल एंगल देखना पड़ेगा. ठीक है, इमोशनल एंगल देखना पड़ेगा. तो बहुत सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा. ठीक है, तो इससे पेपर से यूपीएससी आपके पर्सनालिटी को रीड कर रही है, आपके अप्रोच को रीड कर रही है. ठीक है, ऐसे पेपर इज लाइक अ कैनवास. आपको एक कैनवास दे दिया गया, आपको पेंट करना है थ्रू वर्ड्स. तो जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो आप कितना ब्यूटीफुल पेंट कर सकते हैं उसके बेसिस पर मिलेंगे. मतलब आप कितना अच्छा लिख सकते हैं, कितना आसानी से अपने थॉट्स को अरेंज कर सकते हैं. तो चलिए अब इस पर आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट पर कि हाउ ऑर्गेनाइज्ड यू आर. इससे यूपीएससी ये चेक करिए कि आप कितना अच्छे से, कितना फ्लो में आप अपने जो थॉट्स हैं उसको अरेंज कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि मतलब पहले पैराग्राफ में इकोनॉमिक्स लिख दिया, सेकंड पैराग्राफ में हिस्ट्री लिख दिया, फिर तीसरे पैराग्राफ में फिर इकोनॉमिक्स ला दिया, यहाँ पर कुछ छूटा तो उसको यहाँ पर जोड़ दिया. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हाफाजाड़ आप चीज़ों को बस पुट कर रहे हैं. तो इससे में एक चीज़ जो देखा जाता है, जो यूपीएससी चेक करती है कि आप कितने फ्लो में आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं और कितने इजी लैंग्वेज में आप अपने जो थॉट्स हैं उसको रख रहे हैं. ठीक है, तो इससे पेपर देने का यूपीएससी का यही मोटिव है. अगर मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करूं, लेट्स से अगर आप किसी डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं और अगर आपको सीएम को या फिर किसी भी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को उस डिपार्टमेंट के किसी पॉलिसी के बारे में अगर आपको बताना है, तो आपका जो विजडम है, आपकी जो काबिलियत है, इसी बात से नापी जाएगी कि आप कितना इजी वे में आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव तक पहुंचा सकते हैं. ठीक है, जैसा एक बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है डॉक्टर रघुराम राजन, उनके बारे में ये बोला था कि जस्ट रघुराम राजन यूज्ड टू मेक फ्यू स्लाइड्स एंड ही used to explain complex economic topic to PM in such a lucid manner that PM didn't find any difficulty to understand complex things. तो बेसिकली एक एज ए ब्यूरोक्रेट आपका एक ये सबसे बड़ा एक स्किल सेट है, और इसी स्किल सेट को का जो टेस्ट है यूपीएससी इस ऐसे पेपर से लेती है. तो ये तो हो गया इससे आखिर यूपीएससी कराती क्यों है, इस तरह का टॉपिक क्यों दे रही है. ठीक है, तो अब ये देखिए इस साल भी ये टॉपिक आया था. ये मतलब सारे के सारे 8 जो टॉपिक थे वो फिलोसफिकल एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक थे. अगर मैं 2021 की बात करूं तो ये भी जो टॉपिक्स थे सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट थे. आप पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर था कि जो 5th नंबर था, हैंड्स दैट रॉक द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड, ये जो फर्स्ट टॉपिक था. तो अगर आप इन टॉपिक्स को एनालाइज करें तो ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स है. ठीक है, कुछ टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, उसके लिए काफ़ी मतलब सिंथेसिस चाहिए, काफ़ी थिंकिंग चाहिए, बट मोर एंड लेस आई कैन गारंटी दैट इन ईच सेक्शन यू विल फाइंड 1 or 2 टॉपिक विच आर मैनेजेबल. मैं ये नहीं बोला कि आसान है, बट येस यू कैन राइट. जैसे कि इस बार का जो पेपर था, अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा होता तो मैं 4th और 5th को जो टॉपिक है उसको लिखता. जो 4th टॉपिक है, अ शिप इज इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज नॉट व्हाट शिप इज फॉर. राइट, इट इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट करेज, कि आपको मतलब आपको ये लाइफ मिला है, आपके पास स्किल सेट है, आपके पास आईक्यू है. ऐसा नहीं कि आप बस घर बैठे आप स्ट्रगल करें. ठीक है, ये चीज़ अभी हम देख रहे हैं कि बेसिकली ये जो है हमें ये अपील करती है कि वी शुड टेक रिस्क, वी शुड
स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। ठीक है, अभी जितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जितने इनोवेशन आ रहे हैं, ठीक है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर फिट हो रही है। जो फिफ्थ टॉपिक है, द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। इट मीन्स दैट हमें जो है जो तैयारी मतलब पहले करनी चाहिए, जब सिचुएशन के आने से पहले। ये काफ़ी मतलब रिलेटेबल टॉपिक है। आप इसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट से आप रिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा साइक्लोन वार्निंग सिस्टम है, ठीक है, तो हमने ऐसा डेवलप कर लिया है साइक्लोन वार्निंग सिस्टम कि अगर आप कंपेयर करें 1999 का जो सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, उसमें लाख्स ऑफ पीपल डाइड, एंड नाउ इट इज़ हार्डली मतलब 2 डिजिट में भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमने ऐसा अपना जो है उस तरह से हमने अपनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे मान लो कोई भी डिफ़िकल्टी आती है, दैट वी शुड प्लान एंड वी शुड प्रिपेयर। तो ये काफ़ी रिलेटेबल टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ते हैं जीएस में, और जो हम लोग आसपास जो ऑब्ज़र्व करते हैं। तो अब चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो जो टॉपिक्स हैं ऐसे के उसमें फिट करें, एंड हियर योर जो आपका इंटेलिजेंस है वो यहीं लाई करता है, और ऐसे पेपर बेसिकली इसी को चेक कर रहा है। ठीक है, तो ये था जनरल ऑब्जर्वेशन यूपीएससी एसए के बारे में। ठीक है, अब बात आती है कि हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं, 8 जो टॉपिक्स हैं, उसको हम लोग क्योंकि अभी डिस्कशन अगर करते हैं 8 ऐसे टॉपिक्स का, तो इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम। सो मैं क्या करूँगा कि हर वीक एक ऐसे टॉपिक मैं ट्विटर या फिर टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। आप उसको अटेम्प्ट कीजिए और हमें मेल कर दीजिए। वी विल गिव यू इन डेप्थ रिव्यू, और साथ ही साथ हम लोग हर एक वीक हम लोग एक एक एस्से को एनालाइज करेंगे, जिससे कि आपको आइडिया हो कि हाउ वी आर सिंथेसाइजिंग, हाउ वी आर कलेक्टिंग, हाउ वी आर यूजिंग एंड हाउ वी आर राइटिंग द एस्से। जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं या फिर जो फर्स्ट टाइम मेंस लिख रहे हैं, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट राइट। ठीक है, आप हर एक वीक एक एस्से लिखिए, उसे किसी से भी रिव्यू करा लीजिए। अगर कोई रिव्यू करने वाला मिल नहीं रहा है तो आप एस्से लिख करके रखिए, 3 दिन 4 दिन बाद अपने एस्से को खुद पढ़िए और एनालाइज कीजिए कि मैं क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या नहीं ऐड कर सकता हूँ। बट द फर्स्ट थिंग इज दैट टेक गाइडेंस ऑफ सम मेंटर, राइट, so that he could guide you that how we should organize information, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा बिल्डअप होने में। और सबसे बड़ी बात है पेशेंस रखिए। अगर आप एस्से में अभी लैग कर रहे हैं, आपको डिफिकल्टी हो रही है, तो आप लिखते जाइए। अल्टीमेटली यू विल गेट द आइडिया दैट हाउ वी शुड अप्रोच एंड राइट द एस्से। ठीक है, तो इसमें हम लोग बस एक अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग सारे टॉपिक्स को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि मिथ्स। ठीक है, कुछ मिथ्स हैं एस्से राइटिंग के पीछे। फर्स्ट मिथ है, यू शुड हैव वेरी गुड वोकैबुलरी। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि अगर आप ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं एस्से में तो यूपीएससी आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स देगा। व्हाट यूपीएससी रिक्वायर्स इज सिंपल लैंग्वेज, ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट। अगर कहीं 1-2 मिस्टेक्स होते हैं ग्रामेटिकली तो यूपीएससी आपका मार्क्स नहीं काटने वाली है। ठीक है, एंड द यूपीएससी का जो सोल फोकस है दैट इज they expect from aspirants that they should convey their idea in a simple, understandable and lucid manner। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही बड़ा जो आप शशि थरूर बन जाए, ये यूपीएससी का कभी ये मतलब इंटेंशन रहा ही नहीं है। ठीक है, जो सेकंड मिथ होता है वो होता है कि हमें डिफ़िकल्ट एस्से लिखने चाहिए एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग वो एस्से अटेम्प्ट करते हैं जो कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हमारा मार्क्स कम हो जाएगा, और अगर हम डिफ़िकल्ट एस्से अटेम्प्ट करेंगे तो यूपीएससी हमें रिवार्ड करेगी। इट इज़ मोस्टली मिसअंडरस्टूड थिंग। ऐसा कहीं नहीं है, कभी नहीं होता है। इसके 2 कारण हैं। फर्स्ट, आपको कैसे पता चल रहा है कि एक जो पर्टिकुलर एस्से है वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स लिखे होंगे? ये आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे जज नहीं कर सकते हैं। सेकंड,
यूपीएससी जो मार्क्स देती है वो आप किस तरह से एस्से लिख रहे हैं, किस तरह से आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उस पर फोकस करती है, ना कि आप कौन सा टॉपिक चूज कर रहे हैं। ऐसा यूपीएससी ने कहीं नहीं लिखा है। तो जो लोग बताते हैं ये मिथ है, डोंट बिलीव इन देम। ठीक है, ये अगर आप यूपीएससी का पेपर देखें तो सिंपल ये एक पेपर है, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है एक सेक्शन में, यू हैव टू राइट वन इससे कहीं ये नहीं लिख रहा है यूपीएससी कि नहीं आपको थर्ड वाला अटैम्प्ट करोगे तो ज़्यादा मार्क्स देंगे, फोर्थ अटैम्प्ट करोगे तो कम देंगे। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो इससे अटैम्प्ट कीजिए। ठीक है, तो ये 2 मिथ्स हैं, ये हमें तैयार रहना है, मतलब दोनों पर बिलीव नहीं करना है, और हमारा जो एसे होना चाहिए वो उस टॉपिक पर हम लिखें जिसको हम बहुत अच्छे से जान रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू राइट गुड एसे। ये काफ़ी डाइवर्स टॉपिक है, इस पर डाइवर्स व्यू हैं, मतलब सबका अपना 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 वे है लिखने का। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एस्से इज़ लाइक एस्से राइटिंग इज़ लाइक अ पेंटिंग। हाउ यू आर पेंटिंग, बाय विच कलर यू आर पेंटिंग, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट एट द एंड ऑफ द डे इट शुड लुक गुड टू द इवेलुएटर। ठीक है, आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। अभी तक हमने जो अप्रोच जो देखा है, जो खुद भी फॉलो किया है, तो उसमें जो ब्रॉडर पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट, चूजिंग द एसे टॉपिक। आप वो टॉपिक चूज करें जो आप पूरी तरह से जिसके बारे में कन्विंसिंग हो कि उसका मीनिंग आप समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम इस साल का अगर हम एसे का एग्जांपल लें तो फर्स्ट देखिए, अगर हम फोर्थ टॉपिक का लें, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट शिप इज़ फॉर। एक जो जहाज़ है, ठीक है, बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए वो नहीं होता। इट मीन्स आप समझ रहे हैं कि ये जो एसे है उस पर फोकस कर रहा है कि वी शुड टेक रिस्क। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, या फिर जो तीसरा टॉपिक है, हिस्ट्री जो सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। ठीक है, तो जो हिस्ट्री बेसिकली ये बता रहा है कि जो भी हिस्ट्री में, जो भी पास्ट में जो भी बड़े बड़े काम हुए हैं, जो भी विक्ट्रीज हुई है, उसमें जो साइंटिफिक मैन जो है वो उन्होंने जीता है ओवर रोमांटिक मैन। साइंटिफिक मैन वो होता है जो कि अपने जो थॉट प्रोसेस है, जो वर्क है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, फीडबैक लेता है। जो साइंटिफिक प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग सारा जो है वो रिजल्ट ड्रिवन होते हैं। ठीक है, डेटा ड्रिवन होते हैं, कोई भी हम लोग फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं। रोमांटिक मैन क्या होता है, वो एक आइडियलिज्म में बिलीव करता है। ठीक है, उसके अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं, दैट माइट नॉट बी ट्रू। ठीक है, तो बेसिकली साइंटिफिक मैन एक रियलिस्ट मैन होता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि जो भी जो हिस्ट्री लिखा गया है वो साइंटिफिक मैन ने लिखा है। क्योंकि जो साइंटिफिक मैन है वो लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से अपने आप को कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और फिर क्या होता है कि मतलब एक इसमें टिप ये है कि अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं इसे, तो आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको ये हेल्प मिलेगा एसे को सिंथेसिस करने में, मतलब कि एसे टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करने में, अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ये इन बातों का ध्यान रखिए, एसे अच्छे से पढ़िए, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी पढ़िए। ठीक है, जब मान लिया कि पहला तो हो गया कि आप एसे को अंडरस्टैंड कीजिए, सेकेंड हो गया कि दैट आपके पास मतलब ना कि चलो समझ तो लिया। ठीक है, तो उसके बाद होता है कि यू शुड हैव इनफ मटेरियल टू राइट अपॉन। मतलब आप 2 मिनट समय लेके सोच लीजिए कि इसमें मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता हूँ, क्या मैं इस पर 1000 वर्ड लिख पाऊँगा। ऐसा नहीं कि मतलब बिना सोचे समझे चलो ये टॉपिक मुझे अच्छा लग रहा है, हमने लिखना स्टार्ट किया, 500 वर्ड के बाद कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ 2 मिनट पॉज करके आप ये कर लीजिए, सोच लीजिए। सेकेंड, मतलब अब जैसे होता क्या है कि बहुत बार होता है कि चलिए हमने सेक्शन बी से एक ऐसे चूज़ कर लिया, लेकिन सेक्शन ए में मैं श्योर नहीं हूँ। तो आप क्या कीजिए कि जो सेक्शन बी में आपने जो ऐसे चूज़ किया है उस पर आप लिखिए, सेक्शन ए को उस समय के लिए छोड़ दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग दोनों टॉपिक
एकदम स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लें, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि बाद में कुछ और क्लिक कर जाए, ठीक है। तो आप एसे लिखना स्टार्ट कीजिए, फिर आप स्विच कीजिए। तो ये चीज़ तो हो गया चूजिंग द एसे टॉपिक। एक बार आपने चूज़ कर लिया तो फिर दोबारा एसे पेपर को आप मत देखिए, ठीक है, बिल्कुल मत देखिए। नहीं तो होता है कि कन्फ्यूजन होता है। लेट से कि अगर आप मान लीजिए कि आपने एसे लिखना स्टार्ट किया, 2-3 पैराग्राफ लिख दिया, बाद में आप सोच रहे हैं कि अरे अगर ये वाला टॉपिक मैं चूज़ करता तो मैं और अच्छा लिख सकता था। तो ये मिथ है, वो होता है ना कि एक पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का इशू है कि मतलब पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। अगर आपके पास ज़्यादा चॉइसेस हो तो आपको मतलब लगता है कि नहीं ये भी सही है वो भी सही है, तो ऐसा नहीं करना है। ऐसे चूज़ कर लिया, कॉन्फिडेंट है, आप ऐसे पेपर को बंद करके रख लीजिए और पूरा का पूरा फोकस ऐसे के टॉपिक पर लगाइए, ठीक है। जब आपने ऐसे चूज़ कर लिया तो फिर बात आती है लिखने की, ठीक है, राइटिंग एंड ऐसे। इसमें जो आपको फोकस करना है, आपको सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड सेकेंड ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग आई वुड से। तो जब आप ब्रेन स्टॉर्म करते हैं तो ब्रेन स्टॉर्म में मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो आप मतलब जैसे GS1 से मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या क्या टॉपिक्स में उठा सकता हूँ, क्या क्या एग्जाम्पल्स उठा सकता हूँ। सेकंड, सोसाइटी से क्या लिख सकता हूँ, ज्योग्राफी में भी कुछ हो सकता है कि नहीं। फिर पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या डायमेंशन है, IR में क्या क्या फिट बैठ रहा है। फिर GS3 से चलिए, फिर GS4 से चलिए, ठीक है। तो आप इस हिसाब से आप मतलब पॉइंट्स को एनालाइज कर, मतलब पॉइंट्स को रख सकते हैं कि यहाँ यहाँ ये फिट हो रहा है, ठीक है। अब चूंकि क्या है कि फिलोसफिकल ऐसे है, एब्स्ट्रैक्ट सा टॉपिक है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले GS4 को हिट कीजिए, ठीक है। तो GS4 में जब आप हिट कीजिएगा तो आपको लगेगा कि अब क्या क्या मतलब हम लोग GS एथिक्स में क्या क्या पढ़े हैं और क्या क्या अप्लाई हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे जो फोर्थ टॉपिक है, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट इट इज़ नॉट व्हाट द शिप इज़ फॉर। यहाँ पर आप करेज, जो आप करेज पढ़ते हैं एथिक्स में के पेपर में, करेज से आपने कुछ कुछ एग्जाम्पल्स नोट करके रखा होगा, तो आप उसको वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कीजिए, ठीक है। तो एक बार जब आप पूरा GS का सिलेबस अगर आप अपनी जल्दी जल्दी घुमा लेते हैं तो आपको ब्रीफली आपके पास पॉइंटर्स हो जाते हैं क्या लिखना है, ठीक है। और फिर क्या कीजिए कि आप लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लिखना स्टार्ट कीजिए। अब मान लिया कि अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान देने वाली है कि मान लिया कि आपने स्टार्ट किया, ठीक है, इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर पॉलिटिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया, पॉलिटिकल एस्पेक्ट के बाद आप आ गए इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर, ठीक है। अब मान लिया कि आपको ऐसा लगे कि नहीं पॉलिटिकल एस्पेक्ट में हमने कुछ पॉइंट्स छोड़ दिया है, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिर से स्विच कर जाए, नहीं। अब वो जो छूट गया सो छूट गया। अब जो भी आपका नेक्स्ट एस्पेक्ट है, आइदर सोशल, ठीक है, और इथिकल जो भी है, आप उस पर आ जाए और उसको लिखें, ठीक है। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बोलता हूँ कि जैसे आप अगर लिख रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है कि राइटिंग कंस्टिट्यूट्स ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट इंट्रो, सेकंड बॉडी, थर्ड कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्या है, आपका ट्रेलर है ऐसे का, ठीक है। आप यहीं पर एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि अगर आप कुछ ये है कि कुछ एक शॉर्ट स्टोरी दे सकते हैं या फिर कोई कोट आप दे सकते हैं, तो यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि वही चीज़ आप स्टोरी या फिर कोट वही चीज़ यूज़ करें जो डिमांड ऑफ ऐसे है उसमें फिट बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मतलब सतर्क रहने की ज़रूरत है, so that you should not deviate from the topic. And once the evaluator start reading your essay, when he let's say completed reading the introduction and he made an idea that how to be the rest of the essay, उसको पता चल जाता है आपका जो मार्किंग जो कितना मार्क्स मिलेगा वो वहीं से बनना स्टार्ट हो जाता है। बॉडी में आप एनालिसिस कीजिए, सारे चीज़ें कीजिए, ठीक है। कंक्लूजन आपका फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, वे फॉरवर्ड होना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, कोई भी अगर आप पॉलिसी अगर आप पढ़िएगा तो सब में वे फॉरवर्ड होता है, ठीक है, कि अब क्या करेंगे, चलो यहाँ तक तो ठीक है लेकिन आगे क्या होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन में बेसिकली आप सॉल्यूशन दीजिए, फ्यूचरिस्टिक आगे इन फ्यूचर क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा, आप उस तरह से इसको कंक्लूड कीजिए, ठीक है। अब फिर बॉडी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बॉडी में भी अब देखिए कि मतलब कैसे करना है। तो बॉडी में देखिए एक तो होता है कि आप एक्सप्लेन कर दीजिए एग्जाम्पल के साथ, ठीक है।
तो सिर्फ अब आप कुछ लोगों को देखिएगा कि सिर्फ वो एसए को एक्सप्लेन करे जा रहे हैं एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, इकोनॉमिक्स से भी दे दिया, पॉलिटिकल से भी दे दिया, सोशल से भी दे दिया। तो बस वो एक क्या होता है कि बस वो मतलब ऐसा होता है कि बस हम उस टॉपिक को जस्टिफाई करे जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल से। इससे ये नहीं है, इससे इज ऑल अबाउट एनालिसिस। आप ये बोलिए कि ऐसा क्यों है, वाई। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कि शिप इज सेफ एट द हार्बर बट इट इज नॉट मीन्ड टू बी देयर, ठीक है, आखिर ऐसा क्यों है? ठीक है, तो अब इस क्यों का जवाब दीजिए। ठीक है, अगर वो मतलब क्योंकि पहला बात तो है कि मतलब शिप तो बना ही है समुद्र के अंदर जाने के लिए, ठीक है, और ये बेसिकली ये करेज को डिपिक्ट कर रहा है। तो क्यों करेज, क्यों ज़रूरत है? अगर आप हिस्ट्री में जाइएगा तो जो भी एक्सप्लोरर्स थे, ठीक है, जैसे वास्को डा गामा हो गया, ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया कि एक्सप्लोर किया। इन लोग मतलब चाहता तो मतलब अपने यहाँ रह सकता था, बट दे चार्टेड इनटू अननोन टेरिटरी एंड देन फ्लरिश देयर ट्रेड, एस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज एंड वट एवर द थिंग। ठीक है, तो इस हिसाब से आप क्या कीजिए कि उस वाई में जाइए। ठीक है, अभी तक जो ह्यूमंस जो सरवाइव किए हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपने करेज के दम पर ही किया है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, आपने हिंदी में कोट सुना होगा, वीर भोग्य वसुंधरा, दैट ओनली द करेजियस विल इनहेरिट, ओनली द बोल्ड द करेजियस विल इनहेरिट अर्थ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो मतलब आपको ये सब चीज़ें लानी है। ठीक है, इससे में लाना है ये सब एनालिसिस, आखिर वाई। ठीक है, तो फिर आपको, अगर आपको लगता है कि ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा 100% ट्रू है, तब तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इसका काउंटर भी हो सकता है, ठीक है, काउंटर भी हो सकता है, तो आप उसे एक पैराग्राफ में लिखिए। तो नेसेसरी मतलब ये आप ये बताता है इवेल्युएटर को कि यू कैन थिंक इन मल्टीपल वेज। ठीक है, आप उल्टा भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये लिखते हैं तो आपका जो एस्से है वो काफ़ी डाइवर्स होगा और थोड़ा सा डिफरेंट होगा बाकियों से। ठीक है, तो इससे मतलब आपको क्या होगा कि नंबर मिलेगा। ठीक है, और एक चीज़ और आप इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत होता है। तो जैसे आप लिख रहे हैं बॉडी, तो बार बार क्या होता है कि ऐसे टॉपिक को ना रिकॉल करते रहिए, देखते रहिए। इससे क्या होगा कि आप डेविएट नहीं होइएगा, किसी पॉइंट को स्ट्रेच नहीं कीजिएगा। जैसे कई बार होता है कि अगर लोग लिख रहे हैं तो जैसे इकोनॉमिक डायमेंशन लिखे, पॉलिटिकल डायमेंशन में लिखे, तो होता क्या है कि अनकॉन्शियसली जो पॉलिटिकल एक कोई डायमेंशन हो गया, पॉलिटिकल डायमेंशन, वो खिंच जाता है। तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ऐसे जो है वो पॉलिटिकल डायमेंशन को ही टच कर रहा है। तो इससे बचिए। इसके लिए क्या अच्छा है कि बार बार आप टॉपिक को देखते रहिए। ठीक है, तो ये हो गया ब्रीफ आउटलाइन हो गया कि हमें ऐसे को कैसे अप्रोच करना है, कैसे लिखना है। ठीक है, और बाकी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा जब इससे जो टॉपिक वाइज में डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट होता है टाइमिंग। ठीक है, आपके पास है 180 मिनट। ठीक है, 5 मिनट आप उससे निकाल लीजिए। ठीक है, किसमें? साइन करने में, इधर उधर में चला जाता है, बचे 175 मिनट। ठीक है, तो आपके पास कितना बचा अब टाइम? 87.5 मिनट्स एक एस्से के लिए बचा है। ठीक है, तो मतलब मान लिया कि चलिए 90 मिनट्स ही अप्रॉक्स मान लिया कि 90 मिनट्स में आपको एक एस्से तो कंप्लीट करना ही है। ठीक है, अगर आप 90 मिनट में नहीं करते हैं, मान लिया कि 100 मिनट्स आप ले लिए मतलब एक ही एस्से पर, ठीक है, मतलब कई बार होता है कि 2-2 घंटे ले लेते हैं, ठीक है, तो मतलब 120 मिनट ले लिए, तो उसमें दिक्कत ये होता है कि फिर आपका जो दूसरा एस्से है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है और पैनिक मोड में आप आ जाते हैं और आप बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों को ऑर्गेनाइज किए हुए आप एस्से लिखना शुरू करते हैं और आपका दूसरा एस्से सफ़र करता है मार्क्स में। तो आप कोशिश कीजिए कि जो फर्स्ट एस्से होगा वो 100 मिनट्स के अंदर वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और जो भी टाइम है, लेट से अगर आप 90 मिनट्स का मार्क का वो लेके चलते हैं कि एक ऐसे कंप्लीट करना है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि 10 to 15 मिनट्स आप लगाइए ब्रेनस्टॉर्मिंग में कि क्या इंक्लूड करना है, क्या एग्जाम्पल इंक्लूड करना है। ठीक है, और कैसे सीक्वेंस को बनाना है। ठीक है, ये टाइम कम भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू हैव। अगर आपने बहुत ज़्यादा ऐसे लिख दिया, अगर ऐसा टॉपिक मिल गया कि नहीं नहीं यार इसमें तो मतलब मुझे तो पता है, ठीक है, तो 5 मिनट में आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए क्या लिखना है, कौन सा एग्जाम्पल देना है, कौन सा डेटा देना है, और आप लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका 90 to 100 मिनट्स में इससे
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग इससे पेपर को अप्रोच करेंगे। अगर एसए से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पर भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। वो हम कोशिश करेंगे कि उसे रिजॉल्व किया जाए। तो हम लोग टॉपिक वाइज जो एसए है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अपकमिंग वीडियोज़ में। नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है कि इस तरह का जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक आ रहा है तो हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो स्टेप मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जर्व। ठीक है, जैसे लेट से कि क्या करिए कि कोई भी न्यूज़पेपर आर्टिकल आता है तो देखिएगा कि किसी राइटर ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है, कुछ मतलब कुछ अलग हट के कुछ लिखता है, जनरली संडेज़ को आता है। तो आप उसे देखिए, थोड़ा समझिए, अगर कुछ अच्छा लाइन मिल जाए तो कहीं एक गूगल डॉक या फिर एवर नोट, बस उसे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर सेकंड आता है आपका जो पीएम, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो स्पीच होता है। जनरली आप इनका अगर स्पीच पढ़िएगा तो इतने ये वेल रिसर्च्ड और वेल क्राफ्टेड होते हैं कि आपको ना हिस्ट्री से स्टार्ट होता है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिलते हैं, तो आप उसे कहीं ना कहीं कलेक्ट कर लीजिए। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रीडिंग हैबिट। यूपीएससी से रिलेटेड नहीं, बियॉन्ड यूपीएससी। ठीक है, आप बुक्स पढ़िए, उससे क्या होगा कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आपको मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ मिलेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप होगा। जैसे शशि थरूर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, द ग्रेट इंडियन नोवेल है, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इंडियन हिस्ट्री को कवर करता है। ठीक है, महाभारत से रिलेट करके। फिर डिफ़िकल्टी ऑफ बीइंग गुड, जो गुरु चरणदास की बुक है, उसे पढ़ सकते हैं। मतलब बहुत सारी बुक्स हैं। ठीक है, जब आपका जैसा टेस्ट है तो देखिए, इससे दो फ़ायदा होगा कि आपका एक तो रीडिंग का जो हैबिट है वो धीरे धीरे डेवलप होगा, और सेकंड क्या है कि आप चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर सकेंगे। ठीक है, ये मतलब क्या होता है कि ये सब चीज़ जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको एक अलग से पर्सपेक्टिव मिलता है, अलग से डायमेंशन मिलता है। ठीक है, जनरली न्यूज़पेपर में क्या होता है कि वो कोई ना कोई राइटर होता है या फिर कोई कुछ ना कोई पॉलिसी मेकर होता है, तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन बुक्स हैं वो होता है, मतलब वो कम्प्लीटली डिफरेंट पिक्चर आपको देते हैं। ठीक है, उसमें मेनी अ टाइम इट मे हैपन दैट यू डू नॉट एग्री व्हाट द राइटर्स इज सेइंग, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप क्रिटिसाइज़ कीजिए। ठीक है, कि ऐसा ये नहीं हो सकता है, आप अपने दोस्तों से डिस्कस कीजिए। ठीक है, तो बुक्स आप पढ़ते रहिए, तो ज़रूरी नहीं कि उससे आप कुछ नोट्स बनाएं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे बुक पढ़ लिया, कुछ दो चार थॉट्स अगर अच्छे लग गए तो उसे आप कहीं नोट कर सकते हैं, कुछ कोट्स आ गए तो कुछ नहीं कहीं नोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको याद आ गया तो ठीक है, तो कहीं नोट करते रहें, और जब भी ऐसे जब आप लिखें तो उनको बस एक बार ओवरव्यू कर लें। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ कि मतलब एवरी वीक एक ऐसे तो लिखिए। अब मैं ये बस बोलूँगा कि रादर देन गोइंग टू एनी कोचिंग, जस्ट राइट प्रीवियस ईयर्स यूपीएससी ऐसे। डायरेक्ट नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कैसे अप्रोच करना है। यूपीएससी के टॉपिक्स आर वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, तो अगर आप करते हैं तो आपको क्या होगा कि मतलब आप इंटरनलाइज कर सकेंगे कि यूपीएससी का जो थॉट प्रोसेस है, यूपीएससी कैसा क्वेश्चन सेट करती है, और साथ साथ मतलब आपको एक मतलब लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, मैं सोच पा रहा हूँ। ठीक है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में डिस्कस कीजिए, जो मेंटर्स हैं उनसे डिस्कस कीजिए कि मैं इस लाइन पर कर रहा हूँ। आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स ऐसे पेपर पर, कहीं ना कहीं मिल जाएगा नेट पर। आप उसे मैच कर सकते हैं, जो अच्छा पॉइंट लगे आप उसे कहीं जॉट डाउन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको कीजिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैं ये बोल रहा हूँ कि हैव पेशेंस। ठीक है, क्योंकि एस्से राइटिंग ऐसा नहीं है जो आपको एक हफ्ते में आ जाएगा या एक महीने में आ जाएगी। ये टाइम लेता है, 3 महीने 4 महीने टाइम लेगा। ठीक है, आप लिखते रहिए। ठीक है, बेकार ही लिखिए, लिखते रहिए। मैं तो ये बोलूँगा कि जो भी नए एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे हैं वो जब एस्से लिखे तो एक कॉपी में लिखे, मोटी सी कॉपी में। ठीक है, हर एक वीक लिखते रहिए ताकि वो जो एस्से है वो एक ही जगह रहे। तो जो मान लीजिए जब 3 महीना 4 महीना बाद फिर अपने ना फर्स्ट एस्से को पढ़िए, तो क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना इंप्रूव किया है। सेकंड, आपको फीडबैक मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि कहाँ आप गलती करते हैं, कहाँ आप नहीं करते हैं। ठीक है, आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, कहाँ वर्क करना है।
तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट दे आर गोइंग टू बेनिफिट यू इन द मेंस एग्जामिनेशन एंड यू वुड get better marks than the other aspirants and that will put you ahead of many. So इस वीडियो में इतना ही। हम लोग आगे जो वीडियोस बना करके हर एक टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।